नमस्कार दोस्तों। आज हमारा अगला वीडियो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखा था कि इस्लामिक इन्वेजन प्लस गुलाम डायनेस्टी। अब यहाँ पे हमको खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो अब इसमें खिलजी डायनेस्टी में इसका किसने इस्टेब्लिशमेंट किया, ये सब फोकट चीज़ें अपन को नहीं पढ़नी है। अपन को सीधे अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है, सैन्य सुधार है, और इन सब चीज़ों पे अपन को फोकस रहना है। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसने क्या क्या काम किए अपने शासनकाल के दौरान। मतलब ये 1290 से 1296 से 1316 के आसपास तक राजा रहा, और 1290 से लेकर के 1320 तक पूरा खिलजी डायनेस्टी चला है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। अलाउद्दीन द्वारा किए गए सुधार, सैन्य सुधार, आर्थिक सुधार, बाजार सुधार, प्रशासनिक सुधार, उसके बाद बाजार सुधार के पीछे के कारण, बाजार सुधारों के लिए नियुक्त अधिकारी, बाजार सुधारों के परिणाम, नकारात्मक परिणाम, बस ये चीज़ें। तो पहले उसके सैन्य और प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य सुधार देख लेते हैं। इसके बाद फिर सिर्फ बाजार पे फोकस करेंगे। ठीक, सैन्य सुधार में देखिए अलाउद्दीन खिलजी कैसा राजा था। आपने अगर पद्मावत मूवी देखी होगी तो उससे आपको समझ में आया होगा कि बहुत कट्टर टाइप का राजा था, ये कट्टर टाइप का सुल्तान था। लेकिन हम पिक्चरों से इसका पर्सपेक्टिव ना बनाएं। ठीक, हमें सिर्फ ये देखना है कि उस दौरान क्या कंडीशंस इसके सामने थी और उसने क्या कंडीशंस को डील किया, उसको देखना है। पिक्चरों में 10% भी अगर सच्चाई दिखा दी गई है तो बहुत बड़ी बात है ना। मतलब वो किसी भी तरीके की पिक्चर हो, चाहे वो प्रो हिंदू बनी हो, चाहे वो प्रो मुस्लिम बनी हो, चाहे वो एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू बनी हो, उससे मतलब नहीं है अपन को। लेकिन उसमें आधे से ज़्यादा जो रहता है कि यह इस पुस्तक से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड का मतलब ये कि इससे हम पढ़ लिए ना कि हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो पिक्चरों पे ज़्यादा रिलाई ना होकर के हम जो सोर्सेस जो हमें पता है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो देखिए इसने स्थायी सेना गठन किया। अब क्यों किया? अगर इसके आसपास शत्रु रहेंगे तो इसको तो स्थायी सेना गठन करना पड़ेगा। अब ये वाला जो एरिया था उत्तर पश्चिम वाला, यहाँ से मंगोल आक्रमण तो जा रही थे, तो मंगोल आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सुसज्जित स्थायी सेना की ज़रूरत थी। अब सब कुछ इसी स्थायी सेना की वजह से, मतलब समझिए मंगोल आक्रमण रीजन है, इसकी वजह से बड़ी सेना रखी, बड़ी सेना को पैसा देने के लिए बाज़ार व्यवस्था चलाई, फिर बाज़ार व्यवस्था की वजह से जो आर्थिक सुधार हुआ उससे इसने बड़ी सेना भी रख ली, बड़ी सेना से मंगोलों को हराया भी और लड़ा भी, यही सब चलता रहा इसका। फिर सैन्य सुधार में उसने स्थायी सेना गठन कर लिया, दाग प्रणाली, ताकि मतलब जो घोड़े हैं उन पर दाग लगाना शुरू किया, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति मतलब जो है घपला शुरू हो जाए यहाँ पर। तो घोड़े पे दाग लगाना शुरू किया ताकि इस व्यक्ति के पास यही घोड़ा रहे, किसी और का घोड़ा ना रहे, इस तरीके की चीज़ें की वजह से। फिर हुलिया प्रणाली, जो सैनिक है उनका वर्णनात्मक रिकॉर्ड हुलिया बनाए रखना शुरू किया गया कि कहीं कोई और तो शामिल नहीं हो गया हमारी सेना में, किसके चेहरे में यहाँ दाग है, यहाँ तिल है, या ब्ला 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 जो भी चीज़ें हैं। ठीक, फिर नियमित वेतन प्रणाली। अब भूमि अनुदान जागीर के बजाय सैनिकों को नगद भुगतान किया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ जैसे आप देखते हैं कि जो आर्मी कैंटीन होते हैं उसमें कितना सस्ता प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, कोई भी चीज़ मतलब जो बाहर जिस रेट पे मिलती है, अगर वो 500 में मिल रही है तो वहाँ 250 रुपये में मिलेगी। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो नियमित वेतन प्रणाली के माध्यम से इसने क्या किया, अब आर्मी कैंटीन जैसी व्यवस्था इसने दी, तो इससे क्या हुआ कि जो सैनिक है उनके जो महीने खर्चे हैं, कपड़े लत्ते फलाना ढकाना, उन सबको तो यही उठा लिया। अब इनके पास सिर्फ लड़ना है और उसके अलावा भी इनको जो थोड़ा मोड़ा पैसा मिल गया उससे दिन का पूरा काम चल जाना है। इंसान कमा किस लिए रहा? खाने के लिए, तो वो सुख सुविधाएं तो वैसे ही पूरी कर दे रहा है। फिर किलेबंदी, आक्रमणों का विरोध करने के लिए उत्तर पश्चिम सीमा पर किले मजबूत किए गए। तो ये सब काम किया इसने अपने सैन्य सुधार में। इसके बाद आपको आर्थिक सुधार में अगर आप आएंगे तो इसने क्या किया कि राजस्व सुधार किया। राज्य की आय बढ़ाने के लिए जो भूमि राजस्व की उपज को 50% तक बढ़ा दिया। साथ ही इसने क्या किया कि जो वक्फ भूमि थी जो डोनेट करी गई थी,
है ना। और जो मतलब इस्लामी प्रीचर थे या फिर जो बड़े बड़े प्रशासक वर्ग में थे, उनके पास जो ज़मीनें थी, उनसे सब कुछ छीन करके वक्फ की ज़मीन और सब जगह छीन करके उसको खालसा भूमि में डाल दिया, मतलब राज्य की संपत्ति में डाल दिया, उसको राज्य का अंग बना दिया। तो वक्फ जो अभी इस समय चल रहा है, इसके बारे में डिटेल वीडियो में हम समझेंगे भी कि वक्फ क्या है, इसमें क्यों इशू हो रहा है, क्या बिल लेकर के आई, सारी चीज़ें। फिर माप प्रणाली, सटीक कर संग्रह के लिए वैज्ञानिक भूमि माप शुरू करी इसने। इसी को फिर आगे बढ़ा करके जो शेर शाह सूरी था उसने एक्सेप्ट किया इसी प्रणाली टाइप को। डायरेक्ट कर इसने उगाना शुरू किया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिचौलियों को कम कर दिया, जो दलाल हैं उनको किनारे करके इसने भ्रष्टाचार को रोका और प्रत्यक्ष कर संग्रह किया। अब ऐसा नहीं कि ये डोर टू डोर घर जा रहा है। फिर धन की जब्ती, उनकी शक्ति को कम करने के लिए रईसों से अधिक धन जब्त किया। और जैसे अभी चलता है ना कि एक रिग्रेसिव टैक्सेशन चलता है कि जो अमीर है उससे ज़्यादा पैसा लेंगे, जो गरीब है उससे कम टैक्स लेंगे, इस तरह की चीज़ें। कृषि संवर्धन, उत्पादकता में सुधार के लिए बेहतर सिंचाई, खेती के तरीकों को प्रोत्साहित किया गया। ठीक, तो ये सब इसके आर्थिक सुधार थे। अब आते हैं इसके हम बाजार सुधार में, जो बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। बाजार सुधार, तो इसमें उसने मूल बाजार सुधार के पीछे का कारण क्या था, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है पहले, इसके बाद फिर सब में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार सुधारों के पीछे क्या कारण थे। तो पहला कारण था एक बड़ी स्थायी सेना का रखरखाव। ठीक, अब बड़ी सेना क्यों रखना था, मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, शक्तिशाली सेना बनाए रखने के लिए। कीमतों को कंट्रोल करने से यह सुनिश्चित हुआ कि सैनिक आर्थिक तनाव के बिना निश्चित वेतन पर जीवित रह सके। इस सैनिक को तो पता ही है कि मेरे घर वाले उस बाजार से सस्ता सामान जाके खरीद सकते हैं, तो मैं यहाँ मर भी जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जमाखोरी और मुद्रास्फीति की रोकथाम, व्यापारियों द्वारा शोषण को रोकने, कीमतों को बढ़ाने वाले कृत्रिम कमी को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने बाजार को सख्ती से कंट्रोल किया। तीसरा, आर्थिक स्थिरता, स्थिर कीमतों ने लगातार आर्थिक विकास सुनिश्चित किया, सामाजिक अशांति को कम किया, जिससे नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं तक किफ़ायती तरीके से पहुंच मिली। आर्थिक स्थिरता कब आई, स्थिर कीमतों ने, मतलब समझिए जब तक 1296 से लेकर के 1316 तक, मतलब 10-20 साल तक जब तक ये बंदा रहा, तब तक अगर 10 रुपये किलो दाल है 1296 में, तो ज़्यादा ज़्यादा 12 रुपये किलो हुई होगी 20 साल बाद। ऐसा आज हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए। धनी व्यापारियों पर कंट्रोल, अलाउद्दीन को संदेह था कि व्यापारी धन जमा कर रहे हैं जिससे उसकी शक्ति को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने उनके प्रभाव को सीमित करने के लिए सख्त नियंत्रण लगाए। फिर ये सब उसके सुधारों के पीछे के कारण है। फिर केंद्रीकृत प्राधिकरण को मजबूत करना, व्यापार और कीमतों को सीधे कंट्रोल करके अलाउद्दीन अपने अधिकार को मजबूत किया, जिससे उसकी सेना और आम जनता दोनों की वफादारी सुनिश्चित हुई। ये कारण थे भाई साहब के। अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन की जो बाज़ार थी, उसमें बाज़ार में था क्या, बिकता क्या क्या था। तो अब बाज़ार सुधार में देखेंगे, मतलब बाज़ार में देखेंगे तो उसके 3 टाइप के बाज़ार थे। पहला अनाज, मतलब रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान नहीं है, घोड़े और दास है, ये सब भी बिकते थे। तो एक अनाज का बाज़ार था जहाँ दाल चावल फलाना ढिकाना सब मिलता था। फिर कपड़ा बाज़ार था, ठीक है ना, सराय अदल बोलते थे उसको। और फिर घोड़े, दासों, मवेशियों, इन सब का व्यापार था कि दास खरीदना है, घोड़े खरीदना है, ये तमाम चीज़ें। जैसे अब तो इसने बाजार सुधार में क्या किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, अनाज, कपड़े, पशुधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कंट्रोल किया। निश्चित मजदूरी, लागत को स्थिर करने के लिए श्रम मजदूरी को कंट्रोल किया। ठीक, फिर बाजार निरीक्षण, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सहनाई मंडी, है ना, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करी। भंडारण सुविधाएं, अकाल के दौरान आपूर्ति बनाए रखने के लिए राज्य के अन्न भंडार स्थापित किए। कड़ी सजा, मतलब कड़ी सजा तो ऐसी थी, समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 200 ग्राम कम दिया कुछ, तो उतना ग्राम वो उसके शरीर से मांस निकलवा लेता था। अब समझ लीजिए अगर किसी ने 200 ग्राम लिया हो और 50 ग्राम मार दिया हो तो क्या हालत होगी उसकी। मान लीजिए 4 किलो लिया और 1 किलो कम कर दिया हो, शरीर तो 1 किलो वजन ही ऐसे ही घट जाएगा अलाउद्दीन के द्वारा। फिर अलाउद्दीन ने अपनी इस बाजार व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए, जिसमें सहनाई मंडी, ठीक है, मुन्हियान, दीवान रियासत, बरीद, ये सब थे। सहनाई मंडी कौन था, ये बाज़ारों को कंट्रोल करने, मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करने, जमाखोरी को रोकने के लिए जिम्मेदार था।
अलाउद्दीन की सख्त बाजार नीतियों को लागू करने के लिए वह व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखता था। ठीक। फिर मुनिहान, बाजार प्रणाली में किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए जासूसों का एक नेटवर्क नियुक्त किया। फिर बरीद, ये खुफिया अधिकारी थे। बरीदों को व्यापारियों की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और सीधे सुल्तान को देता था ये। फिर दीवान रियासत, यह विभाग बाजार के मामलों की देखरेख और मूल्य नियंत्रण नियमों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। तो सहनाई मंडी जो था, मतलब मेरे ख्याल से सहनाई मंडी वाला जो पोर्शन है ये मोस्टली जो है कपड़ा वाला जो मार्केट था, कपड़ा वाला जो मार्केट था उसको कंट्रोल करता था सहनाई मंडी जो है। या फिर ये माफ़ कीजिएगा, जो सहनाई मंडी नामक अधिकारी है ये मंडी जो है जहाँ अनाज वनाज बिकता था, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करता था ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो सहनाई मंडी था ये अनाज को कंट्रोल करता था। ठीक है, ये अनाज जो बाजार में अनाज है उसको भी नियमित करना, मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करना, ये सब करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने में इन अधिकारियों ने बड़ा रोल निभाया। इसके बाद अगर आप देखें कि बाजार सुधारों के क्या परिणाम हुए, तो बाजार सुधारों के ये परिणाम हुए, पहला तो कीमतें स्थिर हो गई, क्योंकि उसने उसी के लिए तो किया था, अनाज कपड़ा पशुधन की कीमतें निश्चित हो गई। आज भी आप देखिए, अगर आप मान लीजिए 50,000 रुपये महीना कमाते हैं और आज से 10 साल बाद आप 1 लाख रुपये महीना कमाने लग जाए, और जो ऑयल है, मतलब इसमें हम पेट्रोल ले लें और खाने वाला ले लें, ये दोनों अभी जैसे 100 रुपये लीटर मिल रहा हो मान लीजिए, तो 10 लाख, जब आप 1 लाख कमाने लगे हैं 10 वर्ष के बाद, तब भी अगर ये इसका सेम प्राइस है तो आप सोचिए कि आपकी सैलरी कितनी अच्छे तरीके से बढ़ी। ठीक है, आपको बिना इन्फ्लेशन एडजस्ट भी करेंगे तो भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अगर ये 100 रुपये से यहाँ पे 500 रुपये पर लीटर हो जाए तो सोचिए आपका जो 50,000 बढ़ा भी वो आपके किसी काम का नहीं निकला। तो एक ये फ़ायदा होता था। फिर सुधारित सैन्य रख रखाव, नियमित कीमतों ने सैनिकों को अपने खर्चों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की अनुमति दी, जिससे सुल्तान की सेना मजबूत हुई। फिर नियंत्रण शोषण, कड़ी निगरानी और दंड ने जमाखोरी, कालाबाजारी और मूल्य हेरफेर पर अंकुश लगाया। तो इससे एक शोषण तो होता था, लेकिन मतलब इसको मैं कहूँगा कि नियंत्रित शोषण नहीं कहेंगे, नियंत्रित मतलब नियंत्रित करना ऐसा कहेंगे, नियंत्रित निगरानी कह सकते हैं इसको आप। तो नियंत्रित निगरानी जो है उसमें कड़ी निगरानी, दंड, कालाबाजारी और मूल्य हेरफेर पर अंकुश लगाया। फिर कुशल प्रशासन, दीवान रियासत जैसे अलग अलग विभागों के निर्माण ने सुचारू बाजार विनियमन सुनिश्चित किया। फिर सामाजिक कल्याण, आम नागरिकों को उचित कीमतों और आवश्यक वस्तुओं तक बेहतर पहुंच का लाभ मिला। तो ये पॉजिटिव थे इसके, मतलब स्थिर कीमतें हो गई। इसमें और लिखिए ना, इसमें हम और लिख सकते हैं कि स्थिर कीमतें। फिर हम देखेंगे कि जो मंगोल आक्रमण है उस पर लगाम, है ना, स्थायी एंड मजबूत सेना बनी। ठीक है, सेना की जो लॉयल्टी है वो हासिल हुई, ये तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें अगर, और साम्राज्य विस्तार, ये पॉजिटिव चीज़ों में आ जाएगा। नकारात्मक में नौकरशाही दबाव, कड़ी निगरानी, दंड ने व्यापारियों पर डर पैदा किया, जिससे उनकी व्यावसायिक स्वतंत्रता सीमित हो गई। सीमित दीर्घकालिक प्रभाव, मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत सीमित था। जैसे अलाउद्दीन के दृढ़ नियंत्रण पर निर्भर थे और उनकी मृत्यु के बाद तेजी से कम हो गए। मतलब जैसे धम्म था, अशोक का धम्म, जब तक अशोक जिंदा था तब तक बेहतरीन था, उसके बाद फिर वो फिनिश हो गया। व्यापारियों पर बोझ, व्यापारियों को मामूली उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना और दंड का सामना करना पड़ता था, जिससे उनके लाभ मार्जिन में कमी आई। प्रतिबंधित बाजार विकास, मूल्य निर्धारण ने नवाचार, निवेश, समग्र वाणिज्यिक विकास में बाधा उत्पन्न कर दी। मतलब ये है कि इससे सिर्फ सैन्य गतिविधियों को, सेनाओं को फायदा है, लेकिन जो आपके वो हैं वाणिज्यिक वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उनको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। प्रशासन में भ्रष्टाचार, कुछ अधिकारियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों का शोषण किया। फिर उसके बाद अगर आप इसमें और देखें कि इसका अगर एनालिसिस करें आप अगर, तो आप पाएंगे कि, माफ़ कीजिएगा, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो दोआब वाला क्षेत्र था, जो दोआब वाला क्षेत्र था, ठीक है, उस क्षेत्र वाले पर ये चीज़ बस लागू हुई।
दूसरा सेना को ज़्यादा फायदा मिला इससे, ठीक है, और जो आम जनता है वो इससे वंचित ही रही, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आंशिक रूप से सफल रही और आंशिक रूप से विफल रही। तो ये इसके परिणाम थे, सकारात्मक नकारात्मक। इसके अलावा एक प्रशासनिक सुधार बचा था, उसको देख लेते हैं। फिर बाकी हम पूरा दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक सुधार इकट्ठा देखेंगे। केंद्रीकृत शक्ति थी, सिंपल सी बात है, इतना कट्टर शासक है तो केंद्रीकृत तो हो गई। सुल्तान के नियंत्रण में सीधे अधिकार केंद्रित किए। कुलीनता दमन, विद्रोह को रोकने के लिए तुर्की रईसों को शक्ति कमजोर कर दिया, जैसे बलबन ने किया था। कुशल खुफिया नेटवर्क, जैसे बलबन के पास था तो खूब मतलब मुनिहान बरीद ऐसे लगा के रखा है, इतने जासूस लगा के रखा है कि मतलब कोई सांस भी ले तो पता चल जाए। भूमि राजस्व मूल्यांकन, सटीक कराधान के लिए बेहतर मूल्यांकन प्रणाली। फिर लोक कल्याण, कल्याणकारी पहलों और सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से सामाजिक स्थिरता ध्यान केंद्रित किया। मतलब प्रशासनिक सुधार में आप ये मान के रखिए कि केंद्रीकृत शक्ति थी, कुलीनता का दमन किया, कुशल खुफिया नेटवर्क था, भूमि राजस्व मूल्यांकन था और सैन्य व्यवस्था जो थी अच्छी बड़ी थी, ठीक। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो प्रशासनिक सुधार हो गया, बाजार सुधार हो गया, आपका आर्थिक सुधार हो गया, ये तमाम चीज़ें हमारी स्पष्ट होती हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगला वीडियो जो आएगा वो तुगलक डायनेस्टी पे आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।